नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। इस वक्त हम हैं नोएडा में। नोएडा, जी हां, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी। सबसे ज्यादा टैक्स यहां से उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाता है और सबसे ज्यादा रोजगार भी यही शहर उत्तर प्रदेश के वासियों को देता है। पूरा यूपी ही नहीं, देश के और भी कई हिस्सों से नोएडा में लोग नौकरी करने आते हैं, इसलिए मैंने इसको कहा इकोनॉमिक राजधानी ऑफ यूपी। इस वक्त हमारे साथ नोएडा के सबसे कद्दावर नेता हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी। डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से वक्त दिया और हमारी जनता के सवालों के जवाब देने की इच्छा जताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं आपके नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर में आपका एक अच्छा वर्चस्व माना जाता है। यहाँ का इलेक्शन हो भी चुका है। आपको क्या लगता है कि चूंकि ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट आता है और किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्या कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है? देखिए, नोएडा का मैं कद्दावर नेता और आपने जिन शब्दों मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अपने जीवन के 39 वर्ष मैंने इस शहर में गुजारे। 1 नवंबर 1982 को मैं यहाँ आया था और ये नगर नोएडा उत्तर प्रदेश की शो विंडो है। टेक्निकली एनसीआर का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन लोग यहाँ की सुविधाओं सभी चीज़ों को दिल्ली से कंपैरिजन करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब मैं यहाँ आया, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता था। 9वीं क्लास तक की शिक्षा राजस्थान के शहर अलवर में ग्रामीण पृष्ठभूमि स्कूल, जो 8 किलोमीटर दूर स्कूल था। उससे पहले पिताजी, बुआ जी, सभी लोग 26 वर्ष परिवार कानपुर में रहा। पिताजी की पढ़ाई सब कुछ वहाँ कानपुर में हुआ। तो वहाँ की खुशबू, पिताजी सुनाते हैं थे कि गंगा का जल लेकर ठाकुर जी का भोग लगता था, उससे घर का भोजन बनता था। आज वो गंगा मैली हो गई। वहाँ से लेकर हरियाणा में ननिहाल, राजस्थान में जन्म, उत्तर प्रदेश की माटी से लेकर फिर उत्तर प्रदेश में ससुराल बनारस में। यहाँ आए तो पूरे देश नहीं, विश्व के लोगों का साथ मिला। पूर्वांचल मिथिलांचल के बहुत बड़े लोग मिले। पूरे देश नहीं, विश्व के लोग से मुलाकात हुई। मैं एक छोटे परिवार, मध्यम परिवार से आता था, उद्योगपतियों से हुआ। चिकित्सा के रूप में छोटा सा जीवन शुरू किया। एक मौका मेरी पार्टी ने मुझे दिया 2009 में कि मैं राजनीति में आऊँ। मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा कि मैं राजनीति में क्यों आऊँ, जब अच्छा खासा चिकित्सा पेशे से जुड़ा हूँ। 14 वर्षीय आयु में मेरा संघ प्रवेश हुआ, अब 62 वर्ष की आयु है। इस लंबे सफर में, इस राजनीतिक जीवन से ये सोचकर कि हर वक्त हम अपने समाज से, देश से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। अगर कुछ वापस किया जा सकता तो चिकित्सा क्षेत्र में छोटा दायरा था कि कोई बीमार पड़े, राजीव पाठक जी बीमार पड़े तो उनका इलाज करो जी। लेकिन इस राजनीति के बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ बड़ा किया जा सकता था। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी और जिनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि आज भारतीयता और भारत के लोगों के सम्मान के प्रतीक के रूप में बन गई है, नरेंद्र मोदी जी के साथ पहली बार के सांसद को 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, लोगों का प्यार मुझे मिला, बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे। ये क्राइम जोन था। जी हाँ, बहुत बड़ा, यूपी के सबसे बड़े क्राइम जोन्स में से आता था। आप भी इस क्षेत्र को जानते हैं। जी जी जी, मुझसे ज़्यादा जानते हैं बल्कि। और मैं समझता हूँ कि अब जो स्थितियां बदली हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने से बदलते हुए देखी। यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, एक विश्वास जागा था 2014 के चुनाव के बाद। 2014 से पहले 10 साल का एक ऐसा अनारकी शासन था कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जहाँ लोगों का राजनीति से विश्वास, राजनीतिज्ञों से विश्वास, राजनीतिक क्या मतलब भ्रष्टाचार, बेईमानी, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, लोग समझ बैठे थे शायद यही राजनीति है। उस राजनीति की परिभाषा बदली उस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वह मोदी गरीबों का, मजदूरों का, आम जन का मसीहा बन गया।
कल्पना नहीं कर सकते। एक पेशे से चिकित्सक होने के नाते लोगों के उस दर्द को मैंने समझा है। जब किसी का 2000 का बिल बन जाता था तो कहता था ये भी ज़्यादा है। उस वक्त भोजन की भूख लगती थी। यहाँ प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या थी। उन प्रवासियों को हम लाइन लगा के भोजन बांटते थे। हमारे संगठन ने, सबने मिलकर 1 लाख लोगों को रोज लगभग भोजन मिलता था। एक दिन एक फोन आया, बोले साहब हम मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियां हैं और स्टूडेंट के रूप में आई थी, हम उस लाइन में लगने में हमें शर्म आ रही है, क्या हमारे भोजन का इंतजाम किया जा सकता है? उस दर्द को मैंने प्रधानमंत्री जी कार्यालय को भेजा और ऐसी और बहुत सारे अनुभव वहां भेजते रहते हैं। मैं भी नहीं, लोग भेजते हैं। देश के 85 करोड़ लोगों को 2 साल तक लगातार अन्न का उपलब्ध कराना, चिकित्सा उनकी दूसरी जरूरत थी। 5 लाख रुपए तक का बीमा शायद विश्व में कहीं भी कहीं नहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं। गरीबी हटाओ का नारा हम सुनते चले आ रहे हैं। जब बच्चे थे तभी से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटेगी कैसे? गरीब को क्या चाहिए? एक घर। आज जब ये वादा किया कि हर आदमी के सर पर छत होगी, जब ये वादा हो गया कि उस घर में, जिस गरीब के घर में गैस का सिलेंडर भी होगा, आज़ादी के 70 साल बाद 18,000 गाँव में बिजली ना हो। मतलब मोदी जी ने पहले घर दिया, फिर घर में चूल्हा दिया, चूल्हे के बाद चूल्हे पे पकाने के लिए रोटी दी, ठीक है, फिर उसके बाद उस घर में उसका हिस्सा है कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वच्छता, जिसके लिए टॉयलेट की ज़रूरत है, वो दिया। और अगर चूंकि हम अभी नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो देश के कितने ही लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है। देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि सारी नौकरियां सरकार ही दे देगी तो ये तो संभव नहीं होगा। पूरे देश को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, मगर हाँ, सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि प्राइवेट नौकरियां बढ़ें। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नोएडा है। ये स्टार्टअप, स्टैंड अप और ये जो सुविधाएं थी, अभी मुझे एक फैक्ट्री ने बुलाया, 4 लोग मिले मुझे। मैंने कहा तुम लोग आपस में जानते हो? बोले नहीं साहब, जब मोदी जी आए तो हमें लगा कि हम भी नौकरी न क्यों ना कर जो वो कहते हैं कि नौकरी देने वाला बनाए बजाय नौकरी की लाइन में लगने वाली। 4 युवा उन्होंने मुझे फैक्ट्री घुमाई, यही नोएडा के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में। 4 युवा मिलकर रोबोट्स बना रहे हैं और वो रोबोट्स मैंने देखे वहाँ पर। वास्तव में अगर आप देखें तो मैंने प्रधानमंत्री जी कार्यालय को भेजी उनकी काम करने की शक्ति। बोले जी हमने इतना मिलकर लोन लिया और अब हम जो चिप बंद के लिए जिसमें हम चाइना और देशों पर निर्भर रहते थे, हम वो भी खुद ही यहीं बना रहे हैं। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोबोट हैं। जो रोबोट हमारी सर्जरी के अंदर 11 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ का आता है, वो रोबोट को कह रहे हैं हम 2 करोड़ में बनाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक चिप का भी जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऐसी चिप है जो कि पूरी दुनिया चाइना से लेती थी और पिछले 2 सालों में इस चिप की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज, मोबाइल से लेके इवन ये छोटी छोटी जो लाइट्स बनती हैं, इन सब में भी वो चिप लगती है। इसको लेके बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई और प्रधानमंत्री जी ने देश के जो उद्योगपति थे उनसे ये आह्वान करके ये मांग की थी कि आप लोग इसको खुद बनाएं। तो डॉक्टर साहब उसी चिप की बात कर रहे हैं जी, कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन देखिए सोच देखिए उस व्यक्ति की, छोटी सी सोच से आप अपना सर्टिफिकेट को तो टेस्ट करिए। उस गरीब के आत्मसम्मान को कितना बढ़ा दिया। वो लाइन में लगता था एमएलए एमपी के यहाँ जाके 20 किलोमीटर चल के जाता था, एमपी नहीं मिलता था कि सर्टिफिकेट टेस्ट कराना है, ऐसा उसका आत्मसम्मान बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया। गरीब आपका, आपसे ही पूछता हूँ, आपकी अगर सर्वेंट आपका, नौकर आपका, अगर आपसे साइन कराने तक साहब साइन कर दो आप, मैं बैंक में खाता खोलना चाहता हूँ, किसी के दस्तखत की जरूरत होती है। उसमें एक लाइन लिखी होती थी कि अगर ये पैसे लेके भाग गया, कुछ हो गई, गड़बड़ कर दी तो आप जिम्मेदार हो। बिल्कुल, हम भी डरेंगे। तो आप अपने नौकर के लिए साइन नहीं करते थे? हाँ, डर के मारे। डर के मारे? जी जी। तो उसका बैंक खाता नहीं खुलता था। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक खाता 1 रुपया जमा कराने की कंडीशन नहीं, वो भी 30 ना जाने 30,000 करोड़। जी हाँ, जी हाँ। ये सोच किसकी हो सकती थी? उस वक्त आधार से 100% लिंक की कर दी। अगर ये उस वक्त ना होता तो इस कोरोना काल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से किस तरह तो हम मजदूर के, मनरेगा वाले के पैसे भेजते, बिचौलिए खत्म कर दिए। मैं गांव में गया, किसान से पूछा कि साहब आपने अपनी निधि का, डॉक्टर साहब बताइए, कुछ दिया हो तो मुझे बताइए। मैं भी बड़ा परेशान, मैं ऐसा कुछ विपक्ष के लोग थे, उन्होंने उठाया विषय, आप बताइए आपकी निधि से आपने एक ईंट भी लगवाई हो तो इससे। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 1106 गाँव है, हो सकता है ना लग पाए, अगली बार लगवाऊंगा। आप नाराजगी, आपकी नाराजगी को दूर करने आया।
फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा चलो मैंने नीट नहीं लगाई, लेकिन एक बात बताना, आपको किसान सम्मान निधि का पैसा आया 2,000 रुपया? बोला हाँ वो तो आ गया जी। मैंने कितने आए? बोले 2,000 रुपये। मैंने कहा पूरे 2,000 आए, एक पैसा कटा तो नहीं, किसी बिचौलिए ने कमीशन तो नहीं खाया? ना जी ये तो ठीक कह रहे हो, आपके 2,000 के 2,000 आ गए, पहली सरकार होती तो आधे पर्दे या शायद आते भी नहीं। ना आते। मैंने कहा अच्छा ये किसने भेजे? बोले जी मोदी ने। मैंने कहा मैं कौन? मैं मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर आपके बीच में आया। मैंने कहा कुछ घरों में टॉयलेट लगे बने, लोगों ने हाथ उठा दिए, ये किसने भेजे? मैंने कहा अच्छा बताओ कुछ घरों में गैस के चूल्हे आए? हाँ जी। मनरेगा कुछ लोगों को मिलता पर हाँ जी। तो मैंने ये किसने लाया? तो आज कोई गांव कोई घर ऐसा नहीं है, कहीं क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ लाभार्थियों की वो पायदान की सीढ़ी पर खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति। देखिए पार्टी के हमारे दो स्तंभ थे जिन्होंने पार्टी शुरू करी, दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्हें नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्तित्व कभी आएगा। क्या दिया उन्होंने? आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तो ऐसी आजादी बेमानी है। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब उस गरीब की ख्याल रखना। वो काम किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने। हमारी पार्टी के मूल में जहां शुरुआत हुई थी 1950 में, उसकी कल्पना को पूरा नरेंद्र मोदी ने किया। किस वक्त अपने भरे पूरे परिवार से थे, नौकरी उन्हें कोई मंत्री पद से नहीं हटा रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना जीवन दे दिया उस कश्मीर के लिए, धारा 370 हटाने के लिए। क्या उन्हें कल्पना थी कि नरेंद्र मोदी आएगा और धारा 370 हट जाएगी? लेकिन एक विजन दे गए जिस विजन पे उन्होंने आज तक काम किया, उस विजन को पूरा कर दिया 5 साल में। कितनी बड़ी बात थी। देखिए ये बात तो अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो आपके जवाब सुन के हमें भी लग रहा है कि शायद किसी पार्टी ने अभी तक किसानों तक उस तरीके से कोई भी फायदा शायद नहीं, अगर कुछ होता था तो शायद ये होता था कि उनका लोन माफ कर दो बस, लेकिन उनकी बेसिक जरूरतें जिसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता है उस पर शायद किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। जो मैं आपकी बातों से अभी तक समझ पाया, आपका कहने का मतलब यह है कि हमने किसानों को हो सकता है कि किसी और तरीके से फायदा जैसे कि पहले से चला आ रहा था नहीं किया हो, मगर उससे ज्यादा बड़ी जरूरतें हमने उनकी पूरी की जिसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती थी। साहूकार पैसे लेता था, 1,000-2,000 रुपए ब्याज लेते थे, लोन पे पैसा लेते थे और उनसे 10 रुपए सैकड़े का ब्याज लेते थे। बीज के लिए, खाद के लिए, खाद के लिए। आज सरकार ने कितनी बड़ी सुविधा दे दी है कि 10,000 तक का लोन आप जब मर्जी ले आओ, वापस कर दो, ले आओ, फिर ले आओ। फसल बेच के भी किसान बेच सकता, वो कर सकता है। क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट ग्रामीण कार्ड दे दिया जिसमें 5 लाख तक का लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है। कितनी बड़ी सोच थी। देखिए ये प्रधानमंत्री, इन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी सही है। अब मुझे 4.5 साल इनके नीचे काम करने का मौका मिला है। ये देश को कोई गॉड गिफ्ट है। हो सकता है अतिशयोक्ति लगे आपको पत्रकारिता के शब्दों में, लेकिन इतनी बड़ी सोच रखने वाला गरीब के लिए, देश के लिए, आम आदमी के लिए, मैंने जब इनको सोचा देखा, हमेशा इनकी वो सोच किसी आम आदमी के लिए थी, गरीब के लिए थी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि शायद जो काम मोदी जी ने किसानों के लिए किए, एक्चुअली जो अभी आप हमें गिना रहे हैं इतने सारे, वो ठीक से जनता तक पहुंचे नहीं, या उसको पहुंचने के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। विपक्ष का काम यही था कि उसको भी, मैं कहता हूँ राष्ट्र हित के मुद्दों पर राजनीति मत करो, खूब लड़ो ना, पार्लियामेंट है इसीलिए ना, अपनी बातें रखो, खूब बहस करो, उनकी कमियां निकालो, लेकिन जहाँ जहाँ राष्ट्र हित का मुद्दा, जहाँ गरीब की बात आएगा, जहाँ देश हित की बात आए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स की बात आए, भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व पटल पर है। 130 करोड़ देशवासियों की, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री शिंजो आबे से, ट्रंप से गली वलियाँ करता हो, गले मिलता है, तो 100 करोड़ देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। ये कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रतीक बनकर ये वहाँ गया है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा है एक देशवासियों का आत्मसम्मान, विश्वास बढ़ा है, विश्वास जागा है, राजनीति में लोगों का विश्वास बना है, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से, कांग्रेस जो कहने को एक विपक्षी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी, माँ बेटे भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई। बाकी पार्टियां एक एक परिवार की पार्टी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। मुझे आप एक पार्टी ऐसी बता दें जो वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टी और जहां परिवारवाद नहीं है, एक पार्टी ऐसी बता दें। कहीं उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे विपक्षी लोग, जो उन्हें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट में बैठता, मुझे कष्ट होता था, मैंने कहा बहस करो ना, जब हमारे स्पीकर महोदय कह रहे हैं मैं तुम्हारी बहस करवाने को तैयार हूँ, सुनने को तैयार हूँ, करो ना बहस। लेकिन बहस करने के उनके मुद्दे नहीं होते थे।
तो वो हमारे गांव में कहते हैं कि जब कुछ ना हो तो रायता बखेर दो, तो वो हुलिगनिज्म करके वॉकआउट। आपका कहने का मतलब है विरोध करना है बीजेपी का करो, जो राष्ट्र हित की चीजें उसका विरोध ना करो। बिल्कुल नहीं, राष्ट्र तो हमारा और सबका है, सबका है जी, पक्ष विपक्ष का सबके हम राष्ट्र हैं ना। आज कितना सम्मान बढ़ा। आज उन बच्चों के मैं इंटरव्यू लेकर आया, गया मैं उन बच्चों के घर गया जो बच्चे यूक्रेन से लौट कर। इस पे मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे आपसे पूछना भी था, क्योंकि आप नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, और आपने कई विदेशी ऐसे देशों की यात्रा भी की जहाँ पे हमारे भारत के रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इस समय जब यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी पहले भारत सरकार ने वहाँ के स्टूडेंट्स से अपील की थी कि आप लोग वापस आ जाएं, मगर उस समय कुछ बच्चों ने उस बात को, या कुछ कहें तो बल्कि कहना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चों ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। मगर वो गलती जो उनके परिवार वालों ने शायद कर दी, उनको ना बुला के, आज क्या मोदी जी एज अ गार्जियन ऑफ नेशन उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को वापस लाके? और ये कितना मुश्किल है, क्योंकि आप एक एक इसकी गहराई को समझते हैं, आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, ऐसे युद्ध क्षेत्र में जाकर प्लेन लैंड करा के या आसपास के देशों में जाके बच्चों को लाना कितना मुश्किल है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना होती है, संकल्प होता है। वो यमन के युद्ध में भी किया, और इराक, ईरान, नेपाल में भी जब विभिषिक आई तो अपने हवाई जहाज भेजे। अफगानिस्तान, लोग बढ़ा अफगानिस्तान में जब किराया बढ़ाने लगे लोग, तो किराया फ्रीज कर दिया कि इससे ज्यादा किराया आप नहीं लेंगे। और मैं उस करीबी को समझा कि किस तरह से 1 घंटे के नोटिस में हमारे पास आया कि महेश 4 जहाज, सुषमा जी थी उस वक्त विदेश मंत्री, 4 जहाज तैयार करो, यहाँ भेजने हमें। ये कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो सकती है। अपने बच्चों को, उनको जिस मर्जी कारण से नहीं आए, भूल नहीं कहूँगा मैं उसे, परिस्थितियों में सभी भी वो लोग बच्चे पढ़ने गए थे, उन्हें लगने लगा होगा मेरी पढ़ाई का क्या होगा। आज वो नहीं आए, उन एक एक बच्चों को आज हमारी देश की विदेश नीति और कूटनीति का ही ये कमाल है कि एक एक बच्चा वहाँ से लाया जा रहा है। 12,000 से ज़्यादा लोग हम वहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। 20,000 की जो संख्या, तकरीबन 20,000 निकालने थे वहाँ पे। जी हाँ, 1000 हम निकाल चुके हैं, और वो भी यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस कर पड़ोस के देश हैं। इसका मतलब पड़ोस के देशों से हमारी रिलेशन ऐसे हैं। एक दिन में हम 16 फ्लाइट है एक एक देश के अंदर उतार रहे हैं, वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। उन बच्चों का अनुभव सुनते आप आंखें भर आती थी, किस तरह वो मोदी का नाम लेकर, मोदी। जी हाँ, हमने शॉर्ट्स देखे हैं कि वो लोग किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। जी, एक बच्चा था इमरान, यहाँ का बच्चा, जब उसने आया और मोदी जी के लिए तारीफ करनी शुरू करी, भारत माता की जय के नारे लगाए, हमारा भी सीना चौड़ा हो गया कि ये 130 करोड़ देशवासियों का वास्तविक जनप्रतिनिधि नरेंद्र मोदी है, जो धर्म, जाति, बिरादरी, जब 5 लाख का बीमा, हेल्थ बीमा मिला तो किसी की जाति नहीं पूछी। जब 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया तो किसी की धर्म, जाति, बिरादरी नहीं पूछी गई। जब उनके घर में बिजली के कनेक्शन दिए गए तो किसी के गैस का सिलेंडर दिया गया तो किसी की धर्म, जातियां नहीं जानी गई। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे वॉर जोन में, चूंकि यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, इसलिए मैं आपसे दूसरा सवाल यही पूछ रहा हूँ कि एक तो ये स्पेशल फ्लाइट्स हैं, पूरी तरीके से फ्री हैं, निःशुल्क हैं, बच्चों को देश लाना, चाहे मुंबई आ रहे हो चाहे दिल्ली आ रहे हो, पूरी तरीके से उसका खर्च जो है भारत सरकार उठा रही है। ऐसा कुछ आंकड़े हमारे पास आए कि तकरीबन इसका खर्चा एक बच्चे के ऊपर 70,000 से 1 लाख के बीच में आ रहा होगा। तो अगर हम 18 से 20,000 लोगों को भारत लेके आते हैं तो ये इतना बड़ा खर्चा जो देश के बच्चों को बचाने के लिए मोदी जी ने उठा लिया अपने सर, कैसे आप देखते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा? और सरकार जो कि इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, सब दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, मगर कोई ये बात नहीं कर रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा बोझ आने वाला है 18 से 20,000 करोड़ रुपए का। मैंने देखा राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, बहुत लोग उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये इस वक्त एक नेशनल क्राइसिस है। जो बच्चे हैं उन्होंने भाजपा की तारीफ तो नहीं की, उन्होंने तो भारत माता की जय के नारे लगाए, उन्हें प्रधानमंत्री के को धन्यवाद दिया, जो कि प्रधानमंत्री तो आपके भी, हमारे भी, सबके हैं। तो इसको आप कैसे देखेंगे? ये कितना बड़ा स्टेप है, और ये एक कोविड के दौरान में जब इतनी तरीके हम लोग क्राइसिस से झेल रहे हैं, सरकार के जो रिटर्न्स थे, जो जीएसटी से इनकम थी और भी इनकम थी, वो सब काफ़ी कम हो गई है। उस दौरान इतना बड़ा खर्चा अपने ऊपर लेके बच्चों को लाना, ये कितनी बड़ी मदद है? देखिए, ये कल्पना
सामान्य मानवी नहीं कर सकता। एक महामानव की कल्पना हो सकती है कि मुझे अपने उन बच्चों को, और हर बार दिखाया, एक बार नहीं हर बार दिखाया है। नहीं, इतने बड़े आंकड़ा, इतने बड़ी संख्या में तो कभी नहीं हुआ पूरी दुनिया में। शायद इतना बड़ा कोई सरकार ने खर्चा उठा के वहन करके आज तक नहीं किया होगा। तो अखिलेश जी इतने पुराने नेता हैं, राहुल जी इतने तो 3-3 4-4 पुश्तें हो गई उनकी इस लाइन में, उनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए, राहुल जी तो अपनी पार्टी में ही उनके लोग, पार्टी के लोग ये मानने लगे हैं कि वो पार्टी पर बोझ है। उनका दिया हुआ कोई भी बयान को लोग सीरियसली नहीं लेते। वो उस डूबते हुए जहाज के कैप्टन हैं। तो मैं समझता हूं उनकी किसी बात को देश की जनता भी पहचान गई कि राहुल गांधी कौन है। दूसरा विषय उठता है कि 4-4 मंत्री बाहर बॉर्डरों पर भेज रखे हैं। मंत्रियों को भी वो जीवन जोखिम में डाल के वहां जी। आज देश आर्थिक बोझ के नीचे, देश का पूरा विश्व आर्थिक बोझ के नीचे दबा हुआ है। और हमारे जैसे देश में जो फाइनेंशियली हम बहुत वेल ऑफ नहीं है, उस देश के लिए इतना बड़ा खर्चा उठा लेना, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं था। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री की सोच थी जिन्होंने ये किया है, और उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ। उन्हें उन माँ बाप का आशीर्वाद, उन बच्चों का आशीर्वाद, उन बहनों का आशीर्वाद, जिनके आंसू, उन माओं का आशीर्वाद, जिनके आंसू नहीं थम रहे थे अपने बच्चों की इंतज़ार में, वो दुआएं मिलेंगी। और उसी दुआओं के भरोसे आज वो एक एक कदम बढ़ते कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी पार्टी का भी गौरव है। पार्टी को आज़ादी के बाद से पहली बार देश में 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, और पिछले बार से भी ज़्यादा। एंटी इनकम्बेंसी में मान के चलते हैं पिछले बार से सीटें कम होंगी, हम बढ़े। और वही इतिहास हम उत्तर प्रदेश में लिखने जा रहे हैं। आने इस बार भी हम पिछले बार से भी बेहतर स्थिति में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपने फिर यूपी की बात करी, वापस आते हैं। चुनाव चूँकि हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है। आपने यहाँ नोएडा, चूँकि दिल्ली से शुरुआत करते हैं, लगा हुआ है नोएडा से लेके अयोध्या तक आपने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। हर तरीके के लोगों से आप मिले, हमने आपको क्लोजली मॉनिटर भी किया, आप घर घर गए, सभाएं भी की, बाद में जब रैली की परमिशन हो गई तो आपने रैली भी की। क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त यूपी में चुनावी मुद्दा क्या है? आपकी पार्टी ने जो मुद्दे बनाए हैं और आपके जो खुद एक राजनेता होने के हिसाब से आपके दिमाग में जो मुद्दे आते हैं? देखिए, अगर मैं एक आम मानस, एक छोटे व्यापारी, मैं भी छोटा सा अस्पताल चलाता हूं, तो अगर उस एंगल से देख तो क्या अपेक्षा होती है? हर व्यक्ति की क्या अपेक्षा होती है कि एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिले, एक डर रहित सुरक्षा का एक मतलब ऐसा एक विश्वास मिले मुझे, तो मैं व्यापार भी करूंगा, अपना घर भी बनाऊंगा, बच्चे भी पालूंगा, देश के लिए भी कुछ करूंगा, भ्रष्टाचार रहित हो। एक मुद्दा आपने बताया सुरक्षा जी, इसको तो हम भी समझते हैं भाई, हम भी अपने परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो हमें ये सबसे पहले चीज चाहिए कि सुरक्षा तो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वहां जाकर भ्रष्टाचार ना दे, भ्रष्टाचार। तीसरा, कोई चलता फिरता आप कमा लें उठा के। मैं एक डॉक्टर आए मेरे पास बिहार से, तो बोले साहब आप नौकरी पर रख लीजिए। बिहार, बोले साहब मैं 15 साल से बिहार में प्रैक्टिस करता था। तो कुछ साल पहले की बात है, लालू जी के याद के समय। तो हमने क्यों आए हैं अभी? बोले आप 1 लाख रुपए महीने पर मुझे रख लीजिएगा। इतने 20 साल के अनुभव वाले को तो 1 लाख कम मांग रहे हैं। बोले नहीं जी, मेरी वहाँ 5-7 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस थी, मैं 1 लाख में आना। बोले साहब शाम को जब हम कमाते थे उसमें से लोग अपना छीन के ले जाते थे हमसे, इससे अच्छा तो मैं रंगदारी। तो वो स्थिति यहाँ इस, और खासतौर पर मैं यहाँ रहता हूँ गौतम बुद्ध नगर। यहाँ उद्योगपति लोग शाम 6 बजे के बाद अपनी फैक्ट्रियाँ मैनेजरों के भरोसे छोड़ के दिल्ली चले जाते थे, रहते नहीं थे यहाँ। घर उनके दिल्ली फ्रेंड्स कॉलोनी में वहाँ होते थे, साउथ दिल्ली में फैक्ट्री यहाँ होती थी, फैक्ट्री से चले जाते थे। वो बदलाव आया, रंगदारी, माफियागिरी, बदमाश, इन जो बड़े बड़े माफिया आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी, इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी। इनको तो अब पार्टियां कुछ चुनाव दे रही हैं, इनके परिवार वालों कुछ वो टिकट दे रही हैं। यही विदर्भ बना, यही दुर्भाग्य है। सोतीगंज और फिरौतीगंज की दुकानें बंद हो गई। फिरौती मानी जाती थी, लाके लाके पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जाके बीच में छुड़वा देते थे बच्चे। कह रहे कोई बात नहीं, लाओ 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, जाओ 10 लाख रुपए देके छुड़वा लो बच्चे। इस तरह की घटनाएं भी आती थी। मेरठ का सोतीगंज, जिस पर किसी ने कोशिश नहीं करी उसे छेड़ने की, आज भी दुकानें, खिलौने के लिए दुकानें खुली हुई। ये बदलाव जो आया है,
ये विश्वास जो लोगों, बहन बेटियां 8वीं 9वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर देती थी। कुछ मोहल्ले ऐसे थे उनमें शाम 5 बजे के बाद लोग, महिला तो छोड़िए पुरुष भी नहीं निकलते थे। वो बदलाव आया। अच्छा, एक बदलाव जो हम जिसकी वजह से अयोध्या, नोएडा अपने स्टूडियो से निकलते हैं और अयोध्या बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, उस बदलाव के बारे में आप कुछ कहेंगे? यानी कि सड़कें। देखिए, ये परिवर्तन जो आज देखने को मिलता है, अभी भी खुद ही होकर मैं लखनऊ तक फ्लाइट से गया, मेरी गाड़ी यहाँ बाई कार गई, 6 घंटे के अंदर अयोध्या पहुंच गई मेरी गाड़ियाँ, और मैं भी वहाँ से बाई कार गया, 2 घंटे के अंदर लखनऊ से अयोध्या। तकरीबन इतना तो हमें फ्लाइट पे ही लग जाता है। एयरपोर्ट पे गए 1-1.5 घंटा पहले पहुंचना है, फ्लाइट हुई आधे घंटे 40 मिनट की, फिर निकलना है, तो फिर तो आदमी गाड़ी से जा सकता है। एक मिडिल क्लास अगर वो फ्लाइट अफोर्ड ना कर सके तो वो तो गाड़ी से जा सकता है। फिर देखिए, जब प्रधानमंत्री जी इस जेवर एयरपोर्ट बनने की बात आई थी, प्रधानमंत्री जी को किसी ने सलाह दी कि साहब आगरा में बनाएंगे हवाई अड्डा। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे आगरा में बनना, क्योंकि उनका कोई बृहद रूप तो था नहीं, सोच तो उनकी थी नहीं। उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र में हवाई अड्डा बन जाए। हमने कल्पना ये की थी, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर में राज्य मंत्री था, हमने कहा कि एनसीआर को एक हवाई अड्डा चाहिए। पूरा लोड 2023 तक दिल्ली के हवाई अड्डे का ICAO एक संस्था होती है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा था 2023 में ये हवाई अड्डा दम तोड़ देगा और लोड नहीं ले पाएगा। अब भी लोग 1-1 घंटे फ्लाइटें ऊपर उड़ती रहती है, ओवर करना पड़ता है उन्हें। तो उन्होंने कहा साहब आगरा में बना दीजिए। जब मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा, मैंने कहा साहब आगरा से आपने इतने बढ़िया 2 फ्लाई एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, दोनों एक्सप्रेस से 1.5 से 2 घंटे में आप बाई कार पहुंच जाते हैं, तो आपके हवाई अड्डे से लोग क्यों आएंगे दिल्ली? उन्होंने इस बात को समझा और तुरंत मुझे एक भेंट दी मेरे क्षेत्र को। प्रधानमंत्री जी यहाँ स्वयं आए और यहाँ ग्रेटर नोएडा के उस म्यूजियम जो बनाया दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट, उसमें घोषणा कर गए और बल्कि उद्घाटन कर गए 12,000 करोड़ का पावर प्लांट, और इस क्षेत्र को एक भेंट देगा। अंतर्राष्ट्रीय देश का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, विश्व में 6 नंबर का एयरपोर्ट आज मेरे क्षेत्र में। जेवर एयरपोर्ट आप आगरा से प्रधानमंत्री से खींच के अपने क्षेत्र के लिए ले आए। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब वही है कि आपने उनसे कहा कि नहीं देखिए आप जेवर अपने क्षेत्र में आप लेके आए, लेकिन देखिए अच्छी बात है कि आपने प्रैक्टिकल बात की। आगरा के लिए भी नज़दीक है, मथुरा के लिए नज़दीक है, वेस्टर्न यूपी के तकरीबन सभी शहर जो हैं जेवर आसानी से पहुंच सकते हैं, सड़कें तो बनी चुकी हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने उसे तेज गति से शुरू किया। कल्पना को बीज बोया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसको कल्पना को फिर मूर्त रूप दिया और आगे बढ़ाया योगी जी। तो ये दोनों की जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी, देश और प्रदेश दोनों के लिए उपयोगी तो है ही, जरूरत भी है। आज देश और प्रदेश दोनों की जरूरत है कि देश में हमें मुख्यमंत्री के रूप में, यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी की जरूरत है, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आज हमारी जरूरत बन गए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि इस चुनाव के रिजल्ट को आप क्या 2024 का एक लिटमस टेस्ट मान रहे हैं, जो ये अभी आने वाले, क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री भी आते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, कुछ हद तक आप मान सकते हैं, लेकिन राज्य के और केंद्र के चुनाव के लोगों के पैरामीटर्स, पैमाने, लोगों की सोच अलग होती है। मैं इसे पूरी तरह से लिंक नहीं कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के चुनाव के नतीजे होंगे उनका पूरी तरह 100% 2024 के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि सरकार हमारी यहाँ पर भी और देश में भी हमारी सरकार है, वो एक रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन आप ये कहें 100% रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि हर जगह मुद्दे अलग होंगे, राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई खास, ठीक है 20 से 25% मान के चलें कि इतना असर पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, ये गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं, और आप लोगों के तकरीबन सभी सवाल जो आप लोग पूछना चाहते थे मेरे थ्रू मैंने इनसे पूछे, और तकरीबन सभी इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। इन्होंने समझाया कि किसान आंदोलन ठीक है, अपनी जगह है, मगर जो भाजपा सरकार है, चाहे राज्य की हम बात करें चाहे केंद्र की बात करें, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। शायद एक तरीके से नहीं, लेकिन कई तरीकों से उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की है।
उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने सुरक्षा की बात की। हमने राम मंदिर के ऊपर जानबूझ के सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब बहुत हो चुका। राम मंदिर बन रहा है, रामलला को अब छोड़ देना चाहिए। हम लोग बस इतना नहीं है कि हम जाएं, उनको शीश नवाएं और करके आ जाएं, उतना काफ़ी है। और उन्होंने यूक्रेन के ऊपर भी बात की, इंटरनेशनल मुद्दों पे भी बातचीत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा जी। अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ इंडिया 24/7 के लिए राजीव पाठक।